जानकारी में आज सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे ईरान के एक अदृश्य कमांडर ने अपने दम पर पूरे युद्ध को बदल दिया है। ये वो कमांडर है जो अदृश्य है, जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है और ट्रंप को लगातार बड़ा जख्म देता जा रहा है। ये कमांडर कोई और नहीं बल्कि कुद्स फोर्स के चीफ हैं, जिनका नाम इस्माइल कानी है। पहला दावा यह किया गया था कि IRGC ने इस्माइल कानी को जासूसी की वजह से फांसी दे दी, लेकिन यह रिपोर्ट गलत निकली। अब जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इस युद्ध के असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि इस्माइल कानी है। सवाल यही है कि आखिर इस्माइल कानी की वो कौन सी रणनीति है जिसकी जो ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को ये जिद भारी पड़ सकती है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस जंग के सूत्रधार इस्माइल कानी ही हैं, जो पर्दे के पीछे से जंग लड़ रहे हैं। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह ऐलान किया जा रहा है कि या तो इस्माइल कानी गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर IRGC ने उन्हें जासूसी के आरोप में फांसी दे दी। सूत्रों के मुताबिक खामनेई की हत्या के बाद ही इस्माइल कानी अंडरग्राउंड बंकर में चले गए। बंकर में कानी के साथ ईरानी सेना के कई कमांडर्स भी मौजूद हैं। बंकर में ही इस्माइल कानी इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले का प्लान बना रहे हैं। कानी की रणनीति की वजह से ही इजराइल और अमेरिका को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। इस्माइल कानी क्या है, अब इसे भी समझने की जरूरत है। दरअसल IRGC में कई विंग है और इसके पास अपनी ग्राउंड फोर्स है, अपनी नौसेना है, एरोस्पेस फोर्स है जो ईरान के मिसाइल और ड्रोन जखीरे को कंट्रोल करती है। ये पूरा डायग्राम देखिए और बेहतर तरीके से आपको पूरी कहानी समझ आएगी। यही दुश्मन पर हमलों को अंजाम देती है। और इसके बाद एयर डिफेंस फोर्स है जो हमले से सुरक्षा करती है। बासिज फोर्स है जो आंतरिक विद्रोह से निपटती है। IRGC की अपनी इंटेलिजेंस यूनिट है और इसके साथ ही कुद्स फोर्स है। कुद्स फोर्स ही ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को नियंत्रित करती है, उन्हें सैन्य मदद, हथियार और ट्रेनिंग देती है। और इसी कुद्स फोर्स के कमांडर हैं। कोई उन्हें ऐसा शख्स बताता है जिसकी हत्या करना असंभव, तो कोई कहता है कि इस्माइल कानी को नवजीवन प्राप्त। और ईरान का दावा है कि इजराइल दहन की शुरुआत हो चुकी। ईरान के रिंग ऑफ फायर ने मोसाद और IDF के अजय होने के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। जिस आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम पर इजराइल को नाज था, वो ईरान की मल्टी वॉरहेड मिसाइलों के सामने खिलौना साबित हो रहा है। हाइफा से लेकर तेल अवीव तक, रिफाइनरी से लेकर केमिकल प्लांट्स तक सिर्फ तबाही का मंजर है। ईरान का दावा है कि उसके 92% हमले सटीक निशाने पर लगे हैं, जबकि इजराइल का अभेद कहा जाने वाला 4 लेयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। हिजबुल्लाह, हुती और हमास के साथ मिलकर ईरान ने इजराइल को 3 तरफ से घेर लिया और ईरान की मिसाइल स्ट्राइक से हाइफा पर भारी तबाही हुई है, जिसमें हाइफा पोर्ट को नुकसान पहुंचा है। हाइफा सबसे बड़ा इजराइल का पोर्ट है और इस दौरान हाइफा रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। हाइफा रिफाइनरी की क्षमता 1,97,000 बैरल प्रतिदिन है। हाइफा रिफाइनरी में भूमध्य सागर से तेल निकाला जाता है, जो भूमध्य सागर में बने टर्मिनल से रिफाइनरी तक पहुंचता है। और यह रिफाइनिंग के लिए हाइफा पोर्ट पर यूनिट लगाई गई, जहां क्रूड ऑयल स्टोरेज पर ईरान ने हमला किया। हमले में 4 स्टोरेज टैंक पूरी तरह ध्वस्त हो गए। हमले में 3 ऑयल टैंकर में आग लग गई। हमले से स्टोरेज टैंकर से कच्चा तेल बहने लगा। अभी रिफाइनरी का प्रोडक्शन रोक दिया गया है। जबकि इससे पहले इजराइल ने मजबूत सुरक्षा चक्र बनाया हुआ था। हमले रोकने के लिए 4 लेयर डिफेंस बनाया गया था। पहली लेयर में डिफेंस सिस्टम थर्ड और पेट्रियट लगाए गए, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए तैनात किए गए। दूसरी लेयर में इजराइल का सबसे विश्वसनीय डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की कई यूनिट लगाई गई थी। डोम की रेंज 70 किलोमीटर है। इसके जरिए इजराइल शॉर्ट रेंज ड्रोन और रॉकेट इंटरसेप्ट कर सकता है। तीसरी लेयर में एरो का दूसरा और तीसरा वर्जन लगाया गया है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। यह मीडियम रेंज ड्रोन और मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है। जबकि चौथी और आखिरी लेयर में डेविड स्लिंग का एडवांस वर्जन लगाया गया था, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। यह ईरान के एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है। और इजराइल के तेल के खजाने पर ईरान का निशाना है, जिसमें पहला टारगेट तमर ऑयल फील्ड है, जो 2013 में शुरू किया गया था। इसकी क्षमता 280 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रोडक्शन है, जो इजरायली पोर्ट पर बनी अशदोद रिफाइनरी से कनेक्ट होता है। दूसरे नंबर पर लेवियाथन ऑयल एंड गैस फील्ड है, जो 2019 से एक्टिव है, जिसमें 622 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रोडक्शन होता है। यह गैस फील्ड हाइफा रिफाइनरी से कनेक्ट होता है। अगला टारगेट कारिश गैस फील्ड है, जहां से 2022 से आपूर्ति हो रही है।
जिससे 422 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रोडक्शन होता है, जो इजरायली पोर्ट पर बनी 2 रिफाइनरी से कनेक्ट है। और ईरान ने पहले अपने दुश्मनों को तेल के लिए तरसाना शुरू किया और अब ईरान पानी के लिए अपने दुश्मन के मददगारों को तरसाएगा। सुपर प्राइम टाइम में हमने आपको दिखाया था कि कैसे ईरान अमेरिका की मदद कर रहे देशों में पानी का संकट ला सकता है। अब ईरान का यह अभियान शुरू हो चुका है। मार्च में अरब देशों के 2 ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। ईरान उन जगहों पर हमले कर रहा है जहां समुद्र के पानी को साफ करके पीने लायक बनाने का प्लांट है। पानी साफ करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट के क्षतिग्रस्त होने से कुछ देशों में भारी संकट पैदा हो सकता है। ईरान ने पहले बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया था, अब कुवैत में भी ऐसा ही हमला हुआ है, लेकिन ईरान इसे इजराइल की साजिश बता रहा है। ईरान अब वाटर प्लांट को निशाना बना रहा है। वाटर प्लांट नष्ट होने से पानी की किल्लत होगी। कई देशों में पीने के पानी की भारी कमी हो जाएगी। खाड़ी के कई देशों में पीने का पानी सीधे समुद्र से बनाया जाता है और इसके लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगे। सऊदी अरब में लगभग 70% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। यूएई में यह निर्भरता और ज्यादा है, करीब 90%। कतर में भी लगभग 90% पानी समुद्री पानी को साफ करके बनाया जाता है और बहरीन में भी स्थिति लगभग यही। यहां भी करीब 90% पानी डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। यानी अगर इन प्लांट्स पर हमले शुरू होते हैं तो तेल से अरबों डॉलर कमाने वाले ये देश अचानक पानी के संकट में फंस जाएंगे। ईरान का दावा है कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने टारगेट पर थे। अमेरिकी बेस पर मिसाइल से धमाके हुए। इजराइल के तेल अवीव पर भी हमला किया। और अरब देशों से इंतकाम का सिलसिला जारी। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने मिसाइलों से हमला किया। अरब में दूसरे ठिकानों पर भी प्रहार किया गया। सऊदी में एयर डिफेंस से 5 बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट की गई, जिसकी वजह से अरब में बड़ी तबाही टल गई। ईरान ने जॉर्डन के अल अजराक बेस पर हमला किया। यह अमेरिकी सेना का बेस है। रिपोर्ट के मुताबिक बेस पर करीब 100 ड्रोन से हमला किया गया। हमलों की वजह से अलर्ट सायरन बजते रहे। हमलों में एयरबेस को नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने इजराइल पर हमले का आरोप लगाया है। ईरान का दावा है कि इजरायली मिसाइल से विस्फोट हुआ है। इजराइल पर युद्ध को भड़काने का आरोप लगाया गया। तो बहरीन में समुद्र में कर्फ्यू लगाया गया है। बहरीन के समुद्र में अब शाम 6 से सुबह 4 बजे तक पाबंदी नाव या जहाज चलाने पर पाबंदी रहेगी। बहरीन में पूरी रात नाव जहाज नहीं चल सकते। बहरीन का दावा है कि ऐसा ईरान के हमले और लोगों की सुरक्षा के लिए किया गया है। बहरीन में रविवार को भी कई हमले हुए। कई कारखानों पर ईरान ने हमला किया। ये सभी कारखानों में अमेरिका की हिस्सेदारी है। ऐसी फैक्ट्रियों पर ईरान से मिसाइल प्रहार किया जा रहा है। इराक में विक्टोरिया बेस पर ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन ने हमला किया, लेकिन एयर डिफेंस से हमले को नाकाम कर दिया गया। बेस के करीब मिसाइल और ड्रोन को नष्ट किया गया। विक्टोरिया बेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी बारूदी तबाही ने कई ईरानी शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया है, लेकिन ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें कम होने दे रहा है वो। इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान अब भी इतना मजबूत कैसे है, उसकी ताकत अब तक बरकरार कैसे है, और क्या अमेरिका इजराइल जहां हमले कर रहे हैं वो ईरानी मिसाइलों के केंद्र है ही नहीं। इस रिपोर्ट में देखिए ईरान की अखंड शक्ति का राज, जिसका प्रमाण वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट देती है। दावा है कि अमेरिका ने ईरान की 4 प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण यूनिट को नष्ट किया है। 29 मिसाइल लॉन्च पैड को तबाह किया है। वहीं ISROR CTP का दावा है कि ईरान के 20 से ज्यादा मिसाइल अड्डे तबाह हो चुके हैं। हालांकि ईरान में जारी भर्ती कार्यक्रम आंतरिक हालात खराब होने की भी पुष्टि करते हैं, लेकिन इससे यह भी संकेत मिलते हैं कि ईरान भले ही जल रहा है लेकिन सरेंडर नहीं करेगा। और युद्ध में अब हूती की एंट्री हो चुकी है। हूती ने इजराइल पर हमले किए हैं। इजराइल के दक्षिणी शहर बीर शेवा पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन बरसाए गए हैं। हूती प्रवक्ता याहया सरी ने कहा है कि जंग तब तक जारी रहेगी जब तक इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमले नहीं रोक देते। हूती के एक्टिव होने के बाद लाल सागर के महत्वपूर्ण शिपिंग रूट पर खतरा फिर मंडराने लगा है। अगर होर्मुज स्ट्रेट के साथ साथ बाब अल मंदेब को भी हूती ने बंद कर दिया तो दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट लाल सागर के दक्षिणी मुहाने पर है। यह 10 से 12% वैश्विक समुद्री व्यापार का रास्ता है। रोजाना लगभग 8.8 मिलियन बैरल कच्चा और रिफाइंड तेल यहां से गुजरता है। यूरोप एशिया के बीच कंटेनर शिपिंग का बड़ा हिस्सा इसी रूट से होकर गुजरता है। अगर हूती ने इसे बंद किया तो ज्यादातर जहाजों को केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना पड़ेगा। इससे यात्रा में 10 से 15 दिन का समय बढ़ जाएगा। ईंधन खर्च, इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्च बढ़ जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर गुड्स, खाने का सामान महंगा हो जाएगा। सप्लाई चेन बाधित होने से
यूरोप और एशिया में महंगाई बढ़ जाएगी। रोजाना $10 बिलियन से ज्यादा के कारोबार को नुकसान होगा। और ईरान युद्ध को खत्म करने की कोशिश के तहत पाकिस्तान में कई देशों के विदेश मंत्री जुटे। बातचीत चल रही है और समझौते का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि ईरान जंग को खत्म करने के लिए तय शर्तों पर काफी हद तक सहमत हो गया ईरान। लेकिन इसी बैठक के दौरान पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार लड़खड़ाकर गिर पड़े। वायरल वीडियो पर लोग मजाकिया कमेंट भी कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत बेहद अच्छी चल रही है। ईरान में सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य हासिल हो चुका है। तेहरान अमेरिका को बहुत कुछ देने जा रहा है। ईरान अमेरिका के प्रति सम्मान के संकेत के रूप में 20 तेल टैंकरों को हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार करने पर सहमत हो गया है। और युद्ध पश्चिमी एशिया में भड़का है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। न सिर्फ गरीब देश बल्कि विकसित देशों में अब नए संकट का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आखिर क्या है यह संकट, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रेंट क्रूड $116.75 प्रति बैरल, बाजार में दहशत। दरअसल यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने हमले करके लाल सागर को बंद कर दिया, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमतें 3.7% उछल गई। सोमवार की सुबह ब्रेंट क्रूड की कीमत $116.75 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। यानी सिर्फ मार्च के महीने में ही कच्चे तेल की कीमतों में 60% का उछाल दर्ज किया गया है। आपने सही सुना, अफ्रीका की ऑयल सप्लाई लाइन पूरी तरह से कट चुकी है। घाना, दक्षिण अफ्रीका, केनिया जैसे देश बूंद बूंद ईंधन के लिए तरस रहे हैं। मजबूरी में ये देश नाइजीरिया की रिफाइनरी के सामने हाथ फैला रहे हैं, जिसका प्रमाण है न्यूजीलैंड की महंगाई दर जो 3.1 पर पहुंच गई है।